हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है फॉर क्लास 10th। तो आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का, इसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे ताकि हम एक्सरसाइज 5.1 को कवर कर पाएं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले एक इंट्रो ले लेते हैं इस चैप्टर का कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया इंट्रो। तो सपोज करते हैं कि आपके पापा आपको 5,000 रुपीज पॉकेट मनी देते हैं, ये हमने एज्यूम करा। ठीक है, और उन्होंने कहा आपको कि हर महीने आपको जो लास्ट मंथ पॉकेट मनी मिली है उससे 100 रुपीज ज्यादा मिलेंगे हर महीने। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 5,000 मिले, उसके नेक्स्ट मंथ आपको कितने मिलेंगे? 5,100 रुपीज। ठीक है, क्योंकि आपको 100 रुपीज ऐड होके मिलेंगे। और अगले महीने कितने मिलेंगे? 5100 का भी 100 प्लस करके, जैसे तो हमने यहाँ पे 100 और ऐड किया तो कितना बना? 5200। ठीक है, और आपको कहा गया कि ऐसे ही होता रहेगा, तो सो ऑन, हमने ऐसे डॉट 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 लगा दिए, सो ऑन। ठीक है, तो हम क्या इस जो ये नंबर सीरीज बन गई, इसमें एक पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो फर्स्ट सबसे पहले हमें पॉकेट मनी मिली फर्स्ट मंथ में, वो थी 5,000। सेकेंड में मिली 5100 सेकेंड मंथ में, थर्ड मंथ में मिली 5200। ठीक है, और ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसमें एक पैटर्न है कि हर महीने 100 रुपीज इंक्रीज होगा। 5,000, फिर 5100, फिर 5200, उसके बाद आ जाएगा 5,300। और हमने बोला ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो ये एक सीरीज बन गई। इस सीरीज को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तब बोलेंगे जब दो टर्म्स के बीच में जो इनका डिफरेंस है वो सेम हो, तभी उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम हो तो वो जो सीरीज होती है उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। तो एक एग्जांपल हमने यहाँ लिया, सपोज नंबर्स हैं 5, 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हमें ये चेक करना है कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो इसको कैसे चेक करते हैं? जो सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो हमने करके देखा 8 माइनस 5 जो कि होता है 3। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे। पहले हमने फर्स्ट और सेकंड का किया था, सेकंड और थर्ड का होगा। ठीक है, तो 11 में से 8 को अगर हमने माइनस किया तो हमारे पास अगेन क्या बचा? 3 बचा। ठीक है, उसके बाद हम फोर्थ और थर्ड टर्म्स के बीच में भी देख लेते हैं डिफरेंस। तो 14 माइनस 11, 14 माइनस 11 हमने किया तो हमारा क्या बचा? 3। और 17 माइनस 14 दोबारा करके देखते हैं, 17 माइनस 14, तो ये भी 3 के इक्वल आया। तो हम देख सकते हैं कि हर टर्म के बीच में 3 का गैप है, हर दो टर्म्स के बीच में 3 का गैप है। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 का है। इसका मतलब ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो ये था इसका एक इंट्रोडक्शन। अब हम कुछ टर्म्स के बारे में सीखेंगे जो कि इस चैप्टर में बहुत यूज होंगी। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लिख लेते हैं ताकि हम उसी को रेफर करते रहें बार बार। 3,5,7,9 एंड सो ऑन। सपोज किया कि हमने ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि इन सबके बीच में 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इससे तो हमें पता चल गया, देखते हैं कि ये एपी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, टर्म क्या होती है? टर्म का मतलब होता है जो भी एक यूनिट है, हर जो भी ये नंबर लिखा हुआ है हर उसके कॉमा के बाद, तो इसको हम टर्म कहते हैं। जैसे 3 है, ये फर्स्ट टर्म होगी, सेकेंड टर्म होगी 5, थर्ड टर्म होगी 7, फोर्थ टर्म होगी 9, और ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई टर्म। उसके बाद हमने बात कर ली फर्स्ट टर्म क्या होते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, इन सब के बारे में हमने समझ लिया, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। ठीक है, एंड सो ऑन। आगे हम बात करते हैं कॉमन डिफरेंस के बारे में। कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है डी। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। और ये कैसे निकलता है? देखो, हमने देखा कि इन दो के बीच में डिफरेंस क्या था? 5 - 3 था। तो हमने सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड टर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है A2 और फर्स्ट टर्म को A1 लिखेंगे। देखो,
चलो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ कि इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अभी के लिए हमने a2 माइनस a1 लिख दिया, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस लिख दिया। तो इसका अगर हम इसको आगे लिखें तो 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2। तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 2, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डी से करते हैं। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म होती है, थर्ड टर्म होती है, तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, फर्स्ट टर्म को लिखना होता है ए से, हमेशा फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट किया जाता है। तो इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या है, ए, जो कि 3 है। सेकंड टर्म को लिखेंगे a2। देखो, जो सी भी टर्म होगी उसके नीचे वो नंबर लिख दिया जाएगा। अगर थर्ड टर्म है तो a3 आ जाएगा, और ऐसे ही। लेकिन आगे चलते चलते एक डेफिनेट लास्ट टर्म होगी। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एपी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इन्फिनाइट और एक होते हैं फाइनाइट एपी। ठीक है, इन्फिनिट एपी में क्या होता है, जो टर्म्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, वो चलती रहती है, लास्ट टर्म कोई सी भी नहीं होती। लेकिन फिनाइट एपी में क्या होता है, लास्ट टर्म कुछ ना कुछ डिफाइंड होती है। सपोज जो ये ऊपर वाला हमने एग्जांपल लिया था, इसमें 9, 3, 5, 7, 9, और सपोज क्या कि लास्ट टर्म है 11, तो ये 5 टर्म्स का एक एपी बन गया। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5। ठीक है, लेकिन अगर इसमें कोई लास्ट टर्म नहीं होती तो हम कह सकते थे इनफाइनाइट एपी है, तो ये चलता रहता लास्ट तक। ओके, तो हमने ये चीज देख ली कि फर्स्ट टर्म क्या होती है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लास्ट टर्म होगी ना, उसको हम हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे ए एन से। जो ये एन है, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो हम यहाँ अगली टर्म अपनी डिफाइन कर लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, सिंपल सा मीनिंग है, जितनी टर्म्स पूरे एपी में है, पूरी सीरीज में है, जितनी भी टर्म्स, उन सबको कहेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम हमेशा एन से, हमेशा इसको एन से ही रिप्रेजेंट करना है। तो सपोज हमारे पास 5 टर्म्स है इस एपी में, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारी टर्म्स है इसमें। तो हमने इसको लिख दिया n इज इक्वल टू 5। ठीक है, और ए एन हमने अभी पढ़ा, लास्ट टर्म, ए एन हमने पढ़ा लास्ट टर्म होती है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं लास्ट टर्म, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए एन से, और ये हमेशा किसके इक्वल होती है, लास्ट, जो लास्ट में लिखी होगी टर्म। तो इस एपी में हमारे पास लास्ट टर्म है 11, तो ये हो गई हमारी लास्ट टर्म। तो हमने यहाँ लिखा ना 11, ये हमारी लास्ट टर्म है। तो ये कुछ टर्म्स थी जो हमें समझनी थी कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ये सब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, लास्ट टर्म क्या होता है। ठीक है, इन सब को अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी से एक एग्जाम्पल लिया है, उसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब अगर कभी भी क्वेश्चन में आपके पास आ जाए कि ये जो सीरीज दी हुई है ये एपी फॉर्म कर रही है नहीं, तो सब सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको हर दो टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस को चेक करना है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब वो सीरीज एपी है। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे अब। तो सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट है, इसको देख लेते हैं। 4, 10, 16, 22 ये दे रखी है हमें सीरीज। अगर हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें तो a2 माइनस a1 हमने लिखा, वो बनता है 10 माइनस 4, और इसको आगे सॉल्व करते हो 6 मिला में। ठीक है, अब हम थर्ड में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे a3 माइनस a2, तो वो होगा 16 माइनस 10, जो कि किसके इक्वल होगा, अगेन 6 के इक्वल। अब हम थर्ड और फोर्थ को माइनस करेंगे, तो हम देख लेते हैं a4 माइनस a3, और ये किसके इक्वल है, 22 माइनस 16, और ये किसके इक्वल आएगा, अगेन 6 के। तो हम देख सकते हैं कि हर सिचुएशन में आंसर हमारा 6 ही आ रहा है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल है, 6 के इक्वल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये एपी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और इन्होंने हमें ये भी बोला है कि नेक्स्ट टू टर्म्स निकालनी है। तो हम नेक्स्ट टू टर्म्स में कैसे निकालेंगे, सब जो लास्ट टर्म दी हुई है इसमें 6 ऐड कर देंगे। तो 22 में अगर 6 ऐड करें तो क्या बनेगा, 28, और इसकी भी नेक्स्ट टर्म निकालनी हो तो इसमें भी 6 ऐड कर देंगे, तो क्या बनेगा हमारा 34। तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट टू टर्म्स 28 एंड 34। ठीक है, बाकी के एग्जांपल्स भी ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। एक सेकंड एग्जांपल और सॉल्व करके देखते हैं। 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5। ठीक है, इसमें फर्स्ट और सेकंड टर्म का डिफरेंस लेना है, a2 माइनस a1। एक बात आप हमेशा याद रखना, जो भी हमें कॉमन डिफरेंस लेना है वो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, कभी भी फर्स्ट में से सेकंड को माइनस नहीं करना, बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करना होता है हमेशा। ठीक है, तो a2 माइनस a1 करते हैं, -1 और माइनस का साइन बीच में 1, तो आ गया हमारा आंसर -2। अब हम a3 में से a2 को माइनस करके देखते हैं, तो -3
माइनस का साइन और सेकेंड टर्म क्या है -1, तो हमारा आंसर -3 + 1 आएगा और एक इसके इक्वल होता है -2 के। तो हम देख सकते हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस तो सेम आ ही रहा है, तो इसलिए हमारा ये भी AP है। और नेक्स्ट टू टर्म्स निकाल लो तो यहाँ पे भी -2 और अगली में भी -2 हमें यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो -5 -2 कितना होता है -7 और उसके बाद दोबारा -2 करें तो -9 हमारा आ जाता है, ठीक है। तो ये भी AP है। तो थर्ड और फोर्थ पार्ट भी हम कर सकते हैं। चलो फोर्थ करते हैं, फोर्थ थोड़ा अलग पार्ट लग रहा है, थर्ड तो आप कर ही लोगे, सेम ही है बिल्कुल। फोर्थ करते हैं, चलो 1,1,1, चलो ये लिखा हुआ यहाँ पे आप देख सकते हो 1,1,1, 2,2,2,3,3,3, ठीक है, ये सब दे रखा है। तो A2 - A1 कर लेते हैं सबसे पहले। A2 - A1, तो 1 - 1 कितना होता है 0। A3 - A2 कर लेते हैं, ये तो दोबारा 1 - 1 0। देखो अब आपको देखने से लग रहा होगा कि ये AP फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, लेकिन अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। हमें हमेशा सारी टर्म्स को चेक करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पहली 3 टर्म्स में तो सेम आ जाए कॉमन डिफरेंस, लेकिन आगे चल के कॉमन डिफरेंस अलग हो सकता है। अब देखते हैं, जैसे फोर्थ और थर्ड टर्म का डिफरेंस देखते हैं। तो A4 - A3 हमने लिखा, फोर्थ टर्म है हमारी 2 और थर्ड टर्म है हमारी 1, तो 2 में से हमने 1 को माइनस किया तो हमारे पास बचा 1, लेकिन अभी तक तो 0 आ रहा था हमारा कॉमन डिफरेंस, अब आ गया हमारा 1। तो हम कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये AP नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्थ पार्ट में ये AP नहीं है, यहाँ पे हमने क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो हमें सारे टर्म्स को चेक करना बहुत जरूरी है, वरना हमारा आंसर गलत भी आ सकता है, ठीक है। तो हमने ये एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा एक फॉर्मूला जो कि पूरी एक्सरसाइज में यूज होगा। देखो जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इसका मैं आपको एक क्रक्स देता हूं। आपको हमेशा 4 चीजें दी होंगी, देखो A जो होती है फर्स्ट टर्म, D जो होता है कॉमन डिफरेंस, N नंबर ऑफ टर्म्स और AN जो होता है लास्ट टर्म, ठीक है। इन चारों में से हमेशा आपको 3 चीजें गिवन होंगी, 3 विल बी ऑलवेज गिवन, ऑलवेज। और आपको जो निकालना होगा वो जो रिमेनिंग एक है उसको निकालना होगा। पूरे चैप्टर में बस यही काम करना है हमें। ये आपको एक समरी टाइप दे दी मैंने, इसको आप थ्रू आउट द चैप्टर फॉलो करना, याद रहेगा अच्छे से, ठीक है। तो A होगी फर्स्ट टर्म, D कॉमन डिफरेंस, N नंबर ऑफ टर्म्स और AN लास्ट टर्म। इनमें से 3 दी होंगी, एक हमें निकालनी होगी, ठीक है। तो अब हम कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, एक फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला हमें अच्छे से याद करना है। इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं हर एक्सरसाइज का, एक जो मैं अभी बता रहा हूँ और एक जो उसकी भी अगली एक्सरसाइज में यूज होगा, ठीक है। तो चलो अब वो फॉर्मूला देखते हैं क्या है। इसको इरेज कर देते हैं एक बार और यहाँ पे लिखते हैं वो फॉर्मूला। एक बार पेन का कलर करते हैं चेंज, ठीक है। तो वो फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। देखो इसको आप अच्छे से कर लो याद। एक एग्जांपल ही ले लेते हैं कि इसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। सपोज आपको A दे दिया फर्स्ट टर्म 3, ठीक है। N दे दिया नंबर ऑफ टर्म्स 6, सपोज 6 टर्म्स है इसमें, और कॉमन डिफरेंस जो होता है D वो दे दिया 2, ठीक है। तो अब हमें लास्ट टर्म निकालनी है। उन्होंने बोला कि आप हमें लास्ट टर्म निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करके करेंगे। तो हमने यहां पर लिखा AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D, हमने ये लिखा। अब AN तो हमें पता नहीं, तो इसको एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू A की जगह हम क्या लिखेंगे 3 जो कि हमें गिवन था, प्लस N-1, N था 6 -1 इंटू D क्या है, D है 2। अब इसको हमें सिंपली सॉल्व करना है आगे और उससे हमारा AN आ जाएगा। देखो 6 -1 होता है 5 और 5 इंटू 2 होता है 10, तो ये हो गया 10 और 10 प्लस 3 होता है हमारा 13, तो हमारा AN निकल के आ गया 13। तो सिंपली हमने फॉर्मूले को यूज करके AN की वैल्यू निकाल ली। तो ऐसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कुछ आगे क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको AN दे दे पहले से, A ना दें, तो हमें A निकालना होगा। वो सिंपली हम तब भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे, उसमें बस A हमें पता नहीं होगा, AN हम पुट कर देंगे और हमारा आंसर तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इन सबको यूज करना है। एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया था मैंने आपको वो भी सॉल्व करवा दिया है, ठीक है। और बेसिक्स जो आपके सारे यूज होंगे वो यही सब हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक कर देना।
अपने सभी क्लास 10th के जो भी फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।